दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का नाम मोटेरा नहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया। मोटेरा का यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, खेल मंत्री किरण रिजिजू और बीसीसीआई सचिव जय शाह मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज भारत के खेल जगत का स्वर्णिम दिन है। अमित शाह बोले, हमने यहां इस तरह की सुविधा कर दी है कि 6 महीने में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों का आयोजन अहमदाबाद में हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही स्थान पर होगी। अहमदाबाद को अब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात सीएम इसका सपना देखा था जो अब पूरा हुआ। तारीख से यहाँ स्पोर्ट्स एनक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 76 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स हैं। अहमदाबाद का यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए लगे हैं। स्टेडियम यहां इंडोर और आउटडोर दोनों की प्रैक्टिस की सुविधा है। स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम इतना आधुनिक है कि बारिश बंद होने के आधे घंटे बाद ही मैच शुरू हो सकता है। स्टेडियम में खास तरह की LED लाइट भी लगाई गई हैं। मैदान में कुल 11 पिच तैयार की गई हैं। मोटेरा में स्थित सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो स्टेडियम बना है नया, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, उसका नामकरण आप देख सकते हैं इस समय, जिसका बोर्ड, साइनिंग बोर्ड जो है इस समय लगाया जा रहा है। आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और जो स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये पहली बार हुआ है। केरल दौरे पर गए राहुल गांधी ने मछुआरों से बात की। राहुल गांधी ने कोल्लम के थांगसेरी समुद्र तट पर मछुआरों से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की तरह मछुआरों के लिए भी दिल्ली में अलग से मंत्रालय की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह के किसान जमीन पर खेती करते हैं उसी तरह आप भी समुद्र में खेती करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज ने राहुल गांधी पर देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा, संसद में खुद फिशरी मंत्रालय से सवाल पूछते हैं और अब कह रहे हैं मंत्रालय हो। आखिर ये दिमागी दिवालियापन है या फिर सोची समझी साजिश? कहा है वो भ्रम का अब कौन सा सवाल वो कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है। देश में नफरत फैलाना, मछुआरों में भ्रम फैलाना। वो मैंने जो कहा है वो भ्रम का अफीम खाए हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तर भारत की राजनीति पर दिए गए बयान पर घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर करारा वार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहीं से सांसद हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही वो माफ करने लायक नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी एहसान फरामोश हैं। वो 15 साल अमेठी के सांसद रहे और वहां का कुछ भी विकास नहीं किया। अब दक्षिण में राजनीति चमकाने की कोशिश है। राहुल गांधी के लिए अंगूर खट्टा है कि अपनी राजनीति में जान फूंकने के लिए देश और जनता का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल अमेठी आए या ना आए, यहां के लोगों का अपमान नहीं कर सकते। पूछकर अमेठी में विकास नहीं किया और क्यों नहीं किया उसका जवाब आपको कल मिल गया है। अपने दिल में अमेठी वासियों के प्रति इतनी नफरत पाल कर रख चुके हैं राहुल गांधी कि ऐसे व्यक्ति से संभव ही नहीं है कि कोई विकास का या फिर कोई ऐसा काम हो जिससे जनता अथवा समाज को लाभ हो। और कल जो उन्होंने अपमान किया, मात्र अमेठी का नहीं पूरे उत्तर भारत का अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत ने कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट। स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश के असल मुद्दे जीडीपी गिरना, महंगाई और चीन की घुसपैठ, यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। सुरजेवाला बोले, क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए? इस देश में
में जीडीपी औंधे मुंह क्यों गिरी है ये बताना पड़ेगा। देश में चीन घुसकर क्यों बैठा है ये बताना पड़ेगा। हमारा सवाल सीधा है इस देश की जनता से, क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीति ही मुद्दा होना चाहिए? क्या देश में राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए या देश में केवल धर्म की राजनीति होनी चाहिए? किसान नेता राकेश टिकैत की नई चेतावनी का कृषि कानून नहीं वापस हुआ तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद मार्च करेंगे। राकेश टिकैत बोले केंद्र कृषि कानूनों को जल्द वापस ले, नहीं तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा। वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। हुगली की चुनावी रैली में गरजी ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी तोलाबाज है तो बीजेपी दगाबाज। ममता ने पीएम मोदी को झूठा तक कह दिया। ममता ने कहा कि बंगाल पर बंगाल शासन करेगा, बंगाल पर गुजरात शासन नहीं करेगा। मोदी बंगाल पर राज नहीं करेंगे, बंगाल पर गुंडे और बदमाश राज नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली के डनलप मैदान में सीएम ममता बनर्जी की आज रैली हुई। इसी मैदान पर 48 घंटे पहले पीएम ने भी रैली की थी। रैली के जरिए ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन वहां पर नजर आया। ममता बनर्जी की रैली से पहले रैली स्थल को टीएमसी ने गंगा जल और गोबर से पवित्र किया। कार्यकर्ताओं ने पूरे स्थल में गंगा जल छिड़का। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने आज टीएमसी का हाथ थाम लिया। टीएमसी में शामिल होने के बाद मनोज तिवारी ने ट्वीट करके लोगों से समर्थन देने की अपील की। मनोज तिवारी ने ट्विटर पर लिखा कि आज से एक नई यात्रा शुरू होती है, आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है। मनोज तिवारी ने राजनीति के लिए अपना अलग से इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है। मालदा की सड़कों पर महिलाओं के पोशाक में घूमते दिखे तृणमूल नेता शमशुल हक की तस्वीरें वायरल हुई। विपक्षी दलों ने चुनावी स्टंट बताकर बोला हमला का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं शमशुल हक। आने वाले समय में शरीर पर पोशाक भी नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर किए गए। आतंकियों को आज सुबह अनंतनाग में घेरा। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इलाके में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। 1 मार्च से देश में शुरू होगा वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। 45 से 60 साल के ऊपर के बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र 60 साल की उम्र से के लोगों को मुफ्त में टीका लगाएगा। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के पैसे देने होंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र, केरल समेत 10 राज्यों को कोरोना की चेन तोड़ने की सलाह दी गई है। ज्यादा टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन में तेजी करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना के 2 वेरिएंट मिलने के बाद से चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इमरजेंसी बैठक भी की। कोरोना को लेकर देश में एक बार फिर एक्शन शुरू हुआ है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के लिए ये नियम लागू हुए। इन 5 राज्यों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले लोगों को अब RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली सरकार का आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि अपनी कार से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। 26 फरवरी यानी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। यूपी और हरियाणा के लोगों को छूट मिलेगी। दिल्ली में संक्रमण पर काबू है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,38,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 10,901 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 6,26,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,041 है। 1,20,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 13,742 नए कोरोना मरीज सामने आए। 104 लोगों की मौत हुई। पिछले एक दिन में 14,037 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,30,176 हो गए हैं। देश में अब एक्टिव मरीज 1,40,907 हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जालना जिला प्रशासन 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया। जिले के सब्जी, फल, पेपर व्यापारियों का एंटीजन टेस्ट कराने का भी आदेश दे दिया गया है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते केस के चलते अमरावती, पुणे, नागपुर समेत कई जिलों में सख्ती शुरू हुई और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। महाराष्ट्र में सख्ती के बावजूद संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में 6,218 नए केस सामने आए। मुंबई में बढ़ते केस के बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मुंबई की बसों में अब भी भारी भीड़ है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है। पालन करने की बात कही जा रही है। इस वक्त मैं अंधेरी स्टेशन के बस स्टॉप पर मौजूद हूं। आपको दिखाऊं कि खुद मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि अगर मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे।
भाई ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो पाती है भैया? सोशल डिस्टेंसिंग हो पाती है? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, भर के पब्लिक। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में लापता लोगों को मृत घोषित करने की इजाजत मिल गई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के उप महारजिस्ट्रार ने जन्म एवं मृत्यु से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर अब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आपदा में लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया भी तय की गई है। इसके तहत लापता व्यक्ति के परिवार वाले गुमशुदगी दर्ज कराएंगे। 30 दिन तक दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई तो 30 दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। 204 लोग जो लापता थे, जिनमें से कुछ रिकवर हो गए हैं, उनके सब रिकवर हो गए हैं, तो अब उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारी संबंधित जो जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनके मार्फत उसकी पुष्टि की जाएगी और फिर उनको जो आपदा के जो मानक हैं, जो उनको मुआवजा दिया जाता है, वो उनको। बिहार के सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने दिन दहाड़े दारोगा की हत्या कर दी। ऑन ड्यूटी दारोगा शराब माफिया के खिलाफ एक्शन लेने गए थे। इस दौरान बेखौफ शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में दारोगा की मौत हो चुकी है, जबकि गोली लगने से चौकीदार गंभीर तौर पर घायल हैं। आरोपी ढेर। सीतामढ़ी में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दारोगा की शहादत के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, जांच शुरू हुई। हत्या की वारदात के बाद पुलिस वालों में रोष है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भीषण आग से हाहाकार मच गया है। हादसे में कई दुकानें भी आग की चपेट में आ गई हैं। जानकारी के मुताबिक बेकरी शॉप, लकड़ी की दुकान और सब्जियों की दुकान पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई है। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। इस भीषण आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। दिल्ली में पुलिस की अवानियत का वीडियो सामने आया। वीडियो में 2 पुलिसकर्मी एक शख्स को बेरहमी से पीटते नजर आए। पिटाई के दौरान पुलिसकर्मी ने अपशब्द भी बोले। वीडियो वायरल होने पर दिल्ली पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही दोनों आरोपी पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। डीजल टैंकर ने इनोवा कार में टक्कर मारी। इस दौरान गाड़ी में बैठे 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा मथुरा के माइलस्टोन 68 के पास हुआ। सभी मृतक हरियाणा में जींद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टैंकर का टायर फटने से यह हादसा हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ में रोड पर भिड़े 2 परिवार, दोनों परिवारों में जमकर मारपीट हुई। शहर की पुरानी पट्टी में रोड इलाके की घटना है। बच्चों के झगड़े में महिलाओं के बीच जबरदस्त तरीके से पटका पटकी हुई, साथ ही लाठी डंडे भी चले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।